दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की मूवी में हम देखेंगे कि पत्नी निकली गैंगस्टर कैसे, वो पूरा देखिए। वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखेंगे 2022 में रिलीज हुई मलयालम एक्शन थ्रिलर मूवी जिसका नाम है कापा। मूवी की शुरुआत में सड़क पर आग दिखाई देती है और एक कार का एक्सीडेंट हुआ होता है। कार से एक आदमी उतरता है जिसका नाम है आनंद। वो किसी को कॉल करके बताता है कि मैं आ रहा हूँ। अब अगले सीन में कुछ महीने पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर आनंद अपनी पत्नी बिनु के साथ हॉस्पिटल आया हुआ है। उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर बताती है कि बिनु सदमे से बाहर आ गई है और उसकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी है, इसलिए डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको बच्चा चाहिए या नहीं, इसका फैसला आप दोनों को करना है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। कुछ ही देर में एक पुलिस ऑफिसर आता है और दोनों का पूरा नाम पूछता है। आनंद अपना नाम आनंद अनिरुद्ध बताता है और बिना अपना पूरा नाम बिनु विक्रम बताती है। अब ये नाम सुनकर पुलिस ऑफिसर शॉक होकर पूछता है, क्या बिजू विक्रम तुम्हारा भाई है? बिनु हाँ में जवाब देती है। अच्छा, तो उस घटना के वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? बिनु कहती है कि उस वक्त मैं 12th में पढ़ रही थी। अब पुलिस ऑफिसर आनंद से कहता है कि शाम को मुझसे अकेले में मिलो। ये कहकर वो चला जाता है। तभी एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि बिनु के भाई बिजू को ओटा मधु नाम के गैंगस्टर के आदमी मार डालते हैं। बिनु अपने भाई के पास जाकर बहुत रोती है और उस गैंगस्टर को देखती है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं तो आनंद पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो पूछता है कि तुम अपनी पत्नी से पहली बार कब मिले थे? सर, मैं और बिनु बैंगलोर में एक साथ काम करते थे, फिर हम शादी करके त्रिवेंद्रम आ गए। क्या शादी से पहले तुमने उस लड़की के बारे में जानने की कोशिश नहीं की? ये सुनकर आनंद हैरान हो जाता है और पूछता है कि सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तभी पुलिस ऑफिसर बताता है कि कई साल पहले इस शहर में गैंग वॉर्स होते रहते थे। दरअसल हमारे स्टेट में कापा नाम का एक कानून है जिसे गुंडा एक्ट भी कहते हैं। इस कानून के तहत हम किसी भी हैबिचुअल क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकते हैं और 6 महीने तक बिना केस दर्ज किए कस्टडी में रख सकते हैं। इस कानून को यूज करके हमने लगभग सभी गैंगस्टर को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन कुछ गैंगस्टर्स अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। उनमें से एक नाम बिनु विक्रम का है। अब आनंद हंसने लगता है कि सर, मजाक मत कीजिए, मेरी पत्नी और गैंगस्टर। तभी पुलिस ऑफिसर एक फाइल दिखाता है जिसमें गैंगस्टर की एक लिस्ट होती है। उसमें बिनु का नाम होता है और क्योंकि वो भी अरेस्ट नहीं हुई है तो उसका नाम हाईलाइट किया होता है। अब आनंद जरा घबराने लगता है और पूछता है कि आपके पास इसका क्या सबूत है? पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम कल फिर आना, मैं सबूत दिखाऊंगा। आनंद सीधे घर जाता है और इस बारे में बहुत सोचता है। तभी बिनु कहती है कि मुझे बच्चा चाहिए। ये सुनकर आनंद हंसता है। अगले दिन आनंद फिर पुलिस ऑफिसर से मिलता है। वो बताता है कि मैं तुम्हें गैंग्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जब एक गैंगस्टर मरता है तो उसके परिवार का कोई सदस्य गैंग का लीडर बन जाता है। बिजू के मरने के बाद उसके गैंग ने बिनु को अपना लीडर मान लिया था। ये कहकर ऑफिसर कुछ न्यूज़पेपर कटिंग दिखाता है जिसमें यही न्यूज होती है कि बिनु के गैंग ने इसको मारा, वहाँ शूट आउट किया वगैरह वगैरह। अब ये सब देखकर आनंद कैपिटल क्राइम नाम के उस न्यूज़पेपर के पब्लिशर के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि न्यूज़पेपर चलाने वाले का नाम लतीफ है जो बिनु के घर के पास ही रहता है। लतीफ की एक दीदी है और दीदी के बेटे का नाम नजीर है जो खुद एक गैंगस्टर है। गैंगस्टर कोटा मधु नजीर और बिजू को मार डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नजीर उससे बचकर गल्फ चला गया। बिजू कोटा मधु के हाथ लग गया और उसने बिजू को चाकू से काट डाला। बिजू के मरने के बाद उसके गैंग ने बिजू की बहन बिनु के नाम पर खून खराबा, ड्रग्स डीलिंग्स वगैरह काफी कुछ किया। इसी वजह से बिजू और कोटा मधु के गैंग्स के बीच हमेशा गैंग वॉर चलती रहती है। लतीफ और कोटा मधु के बीच गहरी दुश्मनी थी। कोटा मधु बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है और अगर उसे पता चला कि तुम्हारी पत्नी बिजू की बहन है तो वो तुम दोनों को मार डालेगा। अगर तुम्हें अपनी और अपनी पत्नी की जान प्यारी है तो तुम कोटा मधु की पत्नी परमिला से मिलो जो कि एक कलेक्टर है। अब आनंद सीधे परमिला से मिलने जाता है तो कोटा मधु के 2 गुंडे कहते हैं कि हम तुम्हें कलेक्टर के पास लेके जाएंगे। ये कहकर वे आनंद को कार में एक जगह लेके जाते हैं। यहाँ एक आदमी पूछता है कि तुम कौन हो और परमिला से क्यों मिलना चाहते हो। तभी अंदर से परमिला की आवाज आती है कि उसको अंदर भेज दो। आनंद परमिला से मिलता है और कहता है कि मेरी पत्नी बिनु बिल्कुल इनोसेंट है और इस वक्त तो प्रेग्नेंट भी है, इसलिए आप प्लीज अपने पति से कहिए कि वो बिनु को कुछ न करे। तभी बाहर से वो आदमी अंदर आकर आनंद को धमकी देता है कि कोटा मधु के आने से पहले ये जगह खाली करो वरना यही मारे जाओगे। अगले सीन में आनंद बिनु को लेकर रेलवे स्टेशन जाता है और उसको अलवा शहर भेज देता है जहाँ आनंद के पेरेंट्स रहते हैं। बिनु के जाते ही कोटा मधु वहाँ पर आता है और आराम से बैठकर आनंद को एक फोटो दिखाता है। उसमें बिनु के पास कोटा मधु के 2 आदमी बैठे होते हैं। अब आनंद घबरा कर विनती करता है कि सर, बिनु को छोड़ दो, वो कुछ नहीं जानती। बिजू की गैंग मेरी पत्नी का नाम यूज कर रही है और बिनु इस बारे में जानती तक नहीं है। तभी कोटा मधु कहता है कि फिलहाल तो मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन अगर पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम और तुम्हारी पत्नी बहुत ही बुरी मौत मरेंगे। इस तरह धमकाकर कोटा मधु चला जाता है और सीधे पुलिस ऑफिसर के पास जाता है। वो पूछता है कि मेरे बारे में आनंद को इन्फॉर्मेशन देने के लिए तुम्हें कितना माल मिला? वो कहता है कि मुझे 50,000 मिले। अब कोटा मधु उसे भी वार्निंग देकर चला जाता है। कोटा मधु एक गैंगस्टर ही नहीं बल्कि त्रिवेंद्रम में रेल और मिट्टी सप्लाई करने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी होता है। उसे रेत खरीदने के लिए काम में आता है, लेकिन अपने साथ अपने गैंग को भी लेके आता है और बहुत ही कम दाम में रेत मांगता है।
और फिर कोटा मधु के आदमी उसके गैंग वालों को मार गिराते हैं। तभी उस आदमी का पिता, जिसका नाम सुसाई है, वो आकर माफी मांगता है कि मेरे बेटे ने अनजाने में लड़ाई कर दी है, आप जो दाम बोलेंगे मैं उसी को देने को तैयार हूँ। अब मौके का फायदा उठाकर कोटा मधु उसे ज्यादा दाम पर रेट बेच देता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर एक लड़का उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बताता है कि मैं अभी अभी जेल से छूटा हूँ, बहुत भूखा हूँ, क्या मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? मैं आपका कोई भी काम करने को तैयार हूँ। पर कोटा मधु कहता है कि जितना चाहो खाकर जा सकते हो। ये कहकर वो चला जाता है। इस लड़के को देखकर कोटा मधु का चेहरा ही बदल जाता है। अब फ्लैशबैक में शक्ति नाम के एक खतरनाक गैंगस्टर को दिखाते हैं, जो ज्वेलरी शॉप के ओनर और स्टाफ को मारकर वहाँ के गहने चुरा लेता है। जब पुलिस के पास एक केस आता है तो वे शहर के सारे गैंगस्टर्स की मीटिंग बुलाकर कहते हैं, जो शक्ति को खत्म करेगा हम उसे इस सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बना देंगे। क्या तुम में से किसी में हिम्मत है? और तब कोटा मधु कहता है कि शक्ति को मैं खत्म करूंगा। पुलिस पूछती है कि तुम्हारा क्या प्लान है, बताओ। कोटा मधु एक छोटे लड़के को देखता है जो बॉल से खेल रहा होता है। कोटा मधु उसको खाना खिलाता है और कहता है कि अगर कुछ खाना चाहते हो तो शर्मा मत, मांग लो, बिल मैं दे दूंगा। वो लड़का कहता है कि घर पर माँ ने कुछ नहीं खाया होगा, उसको भी खाना मिल जाता तो अच्छा होता। कोटा मधु उस लड़के के परिवार को भी खाना ला कर देता है, पर वो लड़का नहीं जानता कि इस पल से उसकी लाइफ एकदम बदलने वाली है। कोटा मधु उसको सिखाता है कि कैसे एम करके बॉल फेंकनी होती है जो कि ठीक टारगेट पर लगे। फिर पुलिस शक्ति को अरेस्ट कर लेती है और कोर्ट लेके जाती है। तभी कोटा मधु उस लड़के के हाथ में बॉल जैसा दिखने वाला बॉम्ब देकर शक्ति के सर पर एम करने को कहता है। वो लड़का ठीक एम करके शक्ति के सर पर बॉम्ब फेंकता है और शक्ति स्पॉट पर ही मर जाता है। इस वजह से वो लड़का अरेस्ट हो जाता है और जेल भी जाता है। ये वही लड़का है जो जेल से छूटकर कोटा मधु से मिलने आया है। यहाँ कोटा मधु का साथी कहता है कि तुम उस लड़के को भूल जाओ। कोटा मधु बहुत ही गिल्टी फील करता है कि एक छोटे बच्चे की भूख का फायदा उठाकर मैंने उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। ये पाप करके ही मैं इतना बड़ा डॉन बन गया हूँ। ये बात मुझे मेरी मौत तक मुझको काटती रहेगी। अब घर आकर कोटा मधु खूब पीता है। उसकी पत्नी परिमला उसको पीने से मना करती है और कहती है कि अगर तुम मुझे मेरे घर से भगा कर ना लाए होते तो आज तुम्हें गैंगस्टर ना बनना पड़ता। तुम्हारी इस हालत के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। अब फ्लैशबैक में कोटा मधु के भाई को दिखाते हैं। दरअसल कोटा मधु और परिमला ने लव मैरिज की थी और इस वजह से परिमला के घर वाले बहुत गुस्से में थे। उनके आदमी ने कोटा मधु के भाई को मार डाला था और एक आदमी ने उसकी उंगली काटकर उसकी अंगूठी अपने हाथ में पहन ली थी। फिर कोटा मधु ने उससे बदला लेने के लिए उसकी उंगली काटी और अपने भाई की अंगूठी वापस ले ली थी। इस वक्त परिमला वो सब कुछ सोच रही होती है। अब पुलिस ऑफिसर के कहने पर आनंद डीएसपी को एक लेटर लिख कर देता है कि कोटा मधु की वजह से मेरी पत्नी बिनु की जान को खतरा है, इसलिए प्लीज हमें प्रोटेक्शन दीजिए। डीएसपी कहता है कि एक्शन लेने से पहले मुझे बिनु से मिलना है, तुम उसको यहाँ पर लेकर आओ। तभी प्राजित नाम का एक कांस्टेबल आकर एक लेटर देता है और आनंद को अकेले में जाकर कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम सिर्फ अपनी पत्नी का नाम कापा लिस्ट से हटाना चाहते हो ना, वो मैं संभालूंगा और लतीफ तुम्हें कॉल करेगा। अब आनंद हैरान हो जाता है कि क्या आप लतीफ अंकल को जानते हैं? कांस्टेबल कहता है कि बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आज कोटा मधु का आखिरी दिन है और इस शहर में एक दमदार वॉर होने वाली है, पर मैं और लतीफ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी बिनु को पूरी प्रोटेक्शन देंगे। फिर आनंद वहाँ से चला जाता है और कलेक्टर परिमला को कॉल करके बताता है कि कांस्टेबल प्राजित से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोटा मधु को वे खत्म करने वाले हैं। ये कहकर वो कॉल काट देता है। अब परिमला कोटा मधु को कॉल करती है लेकिन वो फोन नहीं उठाता क्योंकि वो इलेक्शन में खड़ा होने वाला है और फिलहाल किसी के साथ मीटिंग में होता है। वो आदमी कोटा मधु को बताता है कि अगर इलेक्शन में खड़ा होना है तो कुछ देर के लिए लड़ाई, मारपीट, खून खराबा, अंडरवर्ल्ड डीलिंग्स, ये सब कुछ छोड़ देना होगा। कोटा मधु भी उसकी बात मान जाता है और परिमला को कॉल करता है। वो बताती है कि प्राजीत और लतीफ मिलकर तुम्हें मार डालेंगे, तुम सावधान रहना, मुझे आनंद से इन्फॉर्मेशन मिली है। और कोटा मधु कहता है कि आनंद की बात को सीरियसली मत लो, मैं काम में बिजी हूँ। ये कहकर वो अपने कार में कहीं जा रहा होता है। तभी बाइक में कुछ आदमी कोटा मधु को मार डालने के लिए आते हैं। दूसरी ओर उसी वक्त लतीफ कैपिटल क्राइम न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज छाप रहा होता है कि कोटा मधु मारा गया। लेकिन यहाँ कोटा मधु कार में बैठे बैठे उन आदमियों पर अटैक करता है और उन्हें खत्म कर देता है। ये जानकर लतीफ और पाजित बहुत गुस्से में होते हैं। अब कोटा मधु को यकीन हो जाता है कि आनंद सच कह रहा था। वो आनंद को घर बुलाता है और कहता है कि मुझे इस अटैक के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम और तुम्हारी पत्नी इस शहर में मत रहो, ये तुम दोनों के लिए बहुत ही खतरनाक जगह है, तुम कहीं और जाकर खुश रहो। फिर कोटा मधु लतीफ से मिलता है और चेतावनी देता है कि इस बार तो तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन सर पर है, लेकिन अगली बार मुझे मारना चाहो तो ठीक से काम पूरा करना, क्योंकि अगर अगली बार मैं जिंदा बच गया तो तुम और तुम्हारा दोस्त प्राजीत जिंदा नहीं बचोगे। ये कहकर वो चला जाता है। अब लतीफ पास्ट के बारे में सोचता है और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लतीफ, उसकी दीदी का बेटा नजीर, बिजू और बिनू एक ही घर में बहुत खुश रहते हैं। लेकिन जब से कोटा मधु ने बिजू का खून किया था तब से इनके परिवार की खुशी चूर चूर हो गई थी। कोटा मधु के डर से नजीर भी कर्ब चला गया था। इसी बीच लतीफ की दीदी की सेहत बहुत खराब हो गई थी। इस वजह से बिनू बहुत ही स्ट्रेस रहती थी।
प्रेजेंट में दिखाते हैं तो आनंद लतीफ से पूछता है कि आपने बेवजह बिजू की गैंग की हरकतों के लिए बिनू का नाम क्यों इस्तेमाल किया। इस पर लतीफ कहता है कि अगर यही तुम्हारी प्रॉब्लम थी तो मैं बिनू का नाम कापा लिस्ट से हटा देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुमने कोटा मधु को इन्फॉर्मेशन क्यों दी कि हम उसे मारने वाले हैं। खैर तुम और बिनू शहर छोड़कर चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब आनंद और बिनू आनंद के गाँव चले जाते हैं। कुछ महीने बाद बिनू का बच्चा होता है। उसके नामकरण फंक्शन में लतीफ आता है और बिनू सोचती है कि आनंद लतीफ से पहली बार मिल रहा है और कहती है कि ये लतीफ अंकल है। फंक्शन के बाद लतीफ आनंद से अकेले में मिलता है और एक बात बताता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि लतीफ की दीदी मर गई थी और उसका बेटा नाजिर जो गल्फ में है वो अपनी माँ की चिता को आग देने के लिए आना चाहता था, लेकिन अगर वो यहाँ आता तो कोटा मधु उसको मार डालता। इसी डर से लतीफ और पाजित ने नजीर के लिए पुलिस प्रोटेक्शन मांगी थी। पुलिस ने हाँ भी कर दी थी और नजीर गल्फ से वापस भी आ गया था, लेकिन एयरपोर्ट पर कोटा मधु के आदमियों को देखकर पुलिस को लगा कि वह नजीर को मार डालने वाले हैं, इसलिए नाजिर की जान बचाने के लिए उन्होंने उसको वापस गल्फ भेज दिया। नाजिर अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाया था। इसी वजह से लतीफ और पाजित को कोटा मधु पर बहुत गुस्सा आया था और वे किसी तरह उसको खत्म करना चाहते थे। दूसरी ओर रेत के कॉन्ट्रैक्ट के मामले में सुसाई को भी कोटा मधु से दुश्मनी थी, इसलिए लतीफ, प्रजीत और सुसाई तीनों ने मिलकर कोटा मधु को मारने का एक प्लान बनाया था। अब इन तीनों के आदमी कोटा मधु और उसकी फैमिली पर अटैक करते हैं, लेकिन कोटा मधु के लोग उन्हें मार भगाते हैं। अब कोटा मधु प्रजीत और सुसाई के घर जाकर उनको वार्न करता है। आखिर वो लतीफ के पास जाता है और वहाँ के सारे न्यूज़पेपर्स जला डालता है। वो कहता है कि इलेक्शन के बाद मैं तुम तीनों को खत्म कर दूंगा। इस तरह लतीफ आनंद को पूरा फ्लैशबैक बताता है और वो आनंद से कहता है कि इलेक्शन में कोटा मधु जरूर जीतेगा और वो यहाँ का राजा बन जाएगा। फिर वो मुझे, प्राजीत और सुसाई को मार डालेगा। इसलिए तुम उससे बात करो और बताओ कि मैं ये मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं कोटा मधु के बारे में और कोई न्यूज नहीं छापूंगा और मुझे अपनी जान पे आई सच बताऊँ। अब उसकी बातें सुनकर आनंद घर जाता है। बिनू कहती है कि मैं लतीफ अंकल को अच्छी तरह जानती हूँ, अगर उन्होंने तुमसे कोई मदद मांगी है तो प्लीज कर दो, हमारे अलावा उनका है ही कौन। अब आनंद परमिला से मदद मांगता है और वो अपने पति को कन्विंस करती है कि लतीफ तुम्हें और परेशान नहीं करेगा। तुम आनंद की खातिर एक बार लतीफ से मिल लो और इस मामले को यही खत्म कर दो, फिर हम भी चैन की सांस जी पाएंगे। अब कोटा मधु आनंद के साथ लतीफ से मिलने जाता है। वो लतीफ से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन तुम्हें शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर तुम कभी यहाँ लौट कर आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये चेतावनी देकर कोटा मधु आनंद के साथ वहाँ से निकल जाता है, लेकिन लतीफ आनंद का हाथ पकड़कर उसको वहीं रोक लेता है और कोटा मधु अकेला चल रहा होता है। तभी वो लड़का जिसे कोटा मधु ने ट्रेन किया था वो उसके पीछे बॉल लिए खड़ा होता है और कहता है कि आप पर बॉल फेंकने के लिए लतीफ अंकल ने मुझे बिरयानी खरीद कर दी थी। ये कहकर वो हंसने लगता है और कोटा मधु पर बॉल फेंकता है। कोटा मधु भी अपनी जगह से नहीं हिलता और ना ही बचने की कोशिश करता है। कोटा मधु ने इस लड़के की जिंदगी को गलत दिशा देकर उसके साथ बहुत बुरा अन्याय किया था, इसलिए अब कोटा मधु उसकी सजा स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार होता है। लड़का बॉल फेंकता है जो कि एक बम है और विस्फोट में कोटा मधु स्पॉट पर ही मर जाता है। ये देखकर आनंद बहुत रोता है कि मेरी वजह से कोटा मधु इस तरह मर गया, मुझे यहाँ इसको लाना नहीं चाहिए था। वो लतीफ को कोसता है कि वो आदमी मुझ पर विश्वास करके यहाँ पर आया था, लेकिन आपने उसको मार डाला और मुझे भी धोखा दिया। ये कहकर वो फूट फूट कर रोता है और कार का एक्सीडेंट ही कर देता है। फिर कार से बाहर निकलकर वो परमिला को कॉल करता है और कहता है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, आप मुझे कोई भी सजा दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा, लेकिन मैं कोटा मधु के मृत शरीर को देखने जरूर आऊंगा। ये कहकर वो कोटा मधु के घर जाता है और परमिला भी जानती है कि आनंद इनोसेंट है, इसलिए वो आनंद से कहती है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ और इस शहर में कभी वापस मत आना। फिर एक पुलिस ऑफिसर आकर परमिला को एक पैकेट देता है जिसमें कोटा मधु की चेन और दूसरी चीजें होती है जो घटना स्थल पर मिली थी। परमिला पैकेट खोलकर देखती है और कहती है इसमें उनकी एक चीज मिसिंग है। ये कहकर वो अपने कमरे में जाती है और कोटा मधु की तरह तैयार होती है। फिर वो आनंद को कॉल करके पूछती है कि मुझे तुम्हारी पत्नी बिनू से बात कर रही है। आनंद फोन बिनू को देता है। परमिला कहती है कि अभी अभी पुलिस ने मुझे मेरे पति की चीजें लौटाई है, उसमें उनकी अंगूठी नहीं है। वो अंगूठी जिसके भी हाथ लगी होगी वो ज्यादा देर जिंदा नहीं बचेगा। अगर वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में है तो तुम जिंदा नहीं बचोगी। और तब दिखाते हैं कि बिनू के हाथ में कोटा मधु की अंगूठी होती है और इस वक्त मूवी का सस्पेंस खुलता है कि इतने दिन बिनू ही कोटा मधु की जान लेने की कोशिश कर रही थी। शुरुआत में पुलिस ऑफिसर ने आनंद को जो कापा की लिस्ट दिखाई थी वो बिल्कुल सच थी और बिनू भी एक खतरनाक गैंगस्टर है। परमिला उसको वार्न करती है कि आज नहीं तो कल इस शहर में आना ही पड़ेगा तुम्हें और तब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बिनू उसका ये जवाब देती है कि आज तक बिनू गैंग के नाम से जिस गैंग की न्यूज लतीफ अंकल के न्यूज़पेपर में आ रही है वो सिर्फ कल्पना थी, लेकिन अब वो सच में बिनू की गैंग होगी और मैं उस शहर में वापस जरूर आऊंगी। मैं भी देखना चाहूंगी कि आप जिंदा कैसे बचती है और ये गैंग वॉर कभी रुकने नहीं वाली, ये पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती रहेगी। इसी मैसेज के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों आपको मूवी कैसी लगी? उम्मीद है अच्छी लगी और उम्मीद है कि इसका पार्ट 2 भी शायद आए।
फिल्म बने तो। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय।